साल 1987, जगह दिवराला, गांव जिला सीकर, राजस्थान। एक छोटा सा गांव दुनिया भर की सुर्खियों में आ गया क्योंकि यहाँ की एक राजपूत महिला रूप कंवर सती हो गई। सती, पति मर जाए तो उसकी चिता में जाकर बैठ जाना, जीवित ही कभी मर्जी से रहा होगा। अब तो दबाव में ही होता था समाज के। मगर मुगलों को यह प्रथा घिनौनी लगी, अंग्रेजों को काबिले बर्दाश्त नहीं लगी। जीके के जवाब की तरह अब जो कह रहा हूं उसे रट लीजिए। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया कानून बनाकर। फिर हमारे अपने कानून आए 47 की आजादी के बाद, मगर लुका छिपी के ढंग से सती प्रथा चलती रही 87 तक। ये आजाद भारत में सती का 30वां केस था, आखिरी भी। ये दिवराला सती कांड था। जैसे अभी सबरीमाला को लेकर भक्त एक तरफ है और सरकार दूसरी तरफ, वैसा ही तब भी हुआ था। 18 साल की लड़की सती हुई थी, ये गैर कानूनी था। कानून का मंदिर हाईकोर्ट सख्त था। उसने कहा सती के नाम पर कोई मंदिर न बने, कोई चुनरी महोत्सव न हो महिमा मंडन के लिए। कोर्ट बोला, मगर सरकार की घिग्गी बंदी थी। कारण राजपूतों का विरोध। दिवराला में 5 लाख से ज्यादा राजपूत पहुंच गए। करणी सेना वाले लोकेंद्र सिंह कालवी के पिता कल्याण सिंह कालवी उन्हें लीड कर रहे थे। भीड़ ने चुनरी चढ़ाई और नारे लगाए। पहले बोले सती माता की जय, और फिर बोले भैरव सिंह शेखावत मुर्दाबाद। ये दूसरा नारा याद रखिए। वैसे याद आपने भैरव सिंह पर बना मुख्यमंत्री का पिछला एपिसोड भी रखा होगा। खाचरियावास का किसान जो पहले ही चुनाव से विधायक बना, 4 बार रहा, इमरजेंसी के बाद सूबे का सीएम बना। अब कहानी आगे बढ़ रही है इस सवाल के साथ कि क्या भैरव सिंह जिस राजपूत समाज से आते थे उसके सर्वमान्य नेता थे जैसी आज छवि है। जवाब इस नारे में है जो आपने सुना। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष रहे भैरव सिंह शेखावत में हिम्मत थी समाज के अंधे जुनून को नकारने की। जब राजपूत समाज के नेता चुप थे, भैरव ने बाकायदा बयान दिया, सती प्रथा को अमानवीय बताया। ये कहते हुए बाबूसा को अपनी इकलौती औलाद, अपनी बिटिया रतन कंवर को लुटाया ममत्व खूब याद आ रहा होगा। बेटियां आपके अंदर आर्द्रता लाती हैं, मगर यहाँ बयान संवेदना के नहीं सियासत के हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट ने उस वक्त की सियासत का एक किस्सा हमें सुनाया। राजपूत भैरव सिंह से नाराज थे, सती प्रथा पर उनके रुख के चलते। ये नाराजगी 2 बरस बाद भी कायम रही। 1989 में जोधपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। शहर भर में पार्टी के झंडे और बैनर, बीच बीच में पोस्टर भैरव सिंह के खिलाफ। इन्हें प्रायोजित किया था स्थानीय राजपूत समाज ने। कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद भाजपा आयोजन स्थल वाले शहर में एक सभा करती है। तब भी जोधपुर के घंटाघर पर ऐसी सभा प्रस्तावित थी, मगर कई नेताओं को राजपूतों के उपद्रव का डर था। इस डर को देखकर शेखावत अड़ गए, बोले सभा तो होकर रहेगी। हुई। कुछ राजपूत नारेबाजी करते हुए पहुंचे। भैरव सिंह ने मंच पर लगा माइक लिया और लगे डांटने। विरोधी चुप। डांटने पुचकारने का यह सिलसिला अभी और आगे बढ़ना था, क्योंकि भैरव को गठबंधन सरकार चलानी थी। और एक सरकार तो वो 1977 में भी चला रहे थे, उसका क्या हुआ? राजस्थान में बबूल खूब है, उसी से जुड़ी कहावत याद करते हैं, जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मुरारजी प्रधानमंत्री के बाद जिस जनमत के तर्क से 9 राज्यों में कांग्रेस सरकारें हटा गए थे, उसी का इस्तेमाल इंदिरा ने किया। 1980 में सत्ता में वापसी के बाद सब विरोधी पार्टियों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। भैरव सिंह की राजस्थान सरकार भी इसके लपेटे में आ गई। मई 1980 में सूबे में नए सिरे से विधानसभा चुनाव हुए। तब तक जनता पार्टी टूट चुकी थी। जनसंघ धड़ा भारतीय जनता पार्टी कहलाने लगा था। 1 महीने पुरानी इस पार्टी के भैरव सिंह शेखावत संस्थापक सदस्य बने। बीजेपी ने विधायक दल में खाता खोला। उन्हीं के सूबे में 200 में से 32 सीटें जीतकर 133 सीटों के साथ कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही और शेखावत नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस आलाकमान ने 5 साल में ताश के पत्तों की तरह सब राज्यों के सीएम फेंटे। राजस्थान को भी 3 सीएम मिले इस दरमियान।
फिर आए चुनाव। लुटिया डूब सकती थी, मगर उससे पहले इंदिरा का कत्ल हो गया। सहानुभूति लहर उपजी और उस पर सवार कांग्रेस सत्ता में लौटी। शेखावत फिर नेता प्रतिपक्ष बने। उनका विधायक दल अब 39 विधायकों वाला था। 5 साल और आगे चले। इस दौरान फिर 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए। सती कांड हुआ, विधायक का पुलिस एनकाउंटर भी हुआ। नतीजतन हवा से सहानुभूति लहर गायब। इंदिरा का बेटा राजीव भी पीएम की कुर्सी से बेदखल वाया बोफोर्स। अब केंद्र में जनता दल की सरकार थी, जिसे सपोर्ट था बीजेपी का। यही कॉम्बिनेशन राजस्थान में भी बना। 200 सीटें थी, 160 पर जनता दल और बीजेपी में समझ बन गई, आधे आधे पर लड़ने की। बाकी 40 पर फ्रेंडली फाइट, यानी कांग्रेस, बीजेपी और जनता दल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। और नतीजा बीजेपी जनता दल गठबंधन के पक्ष में रहा। जनता दल के 55 विधायक, बीजेपी के 85, यानी वो हुई सीनियर पार्टनर और उसके सीनियर भैरव सिंह हुए सीएम एक बार फिर। 23 अक्टूबर 1990 राम रथ यात्रा पर निकले लाल कृष्ण आडवाणी आखिरकार बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिए गए। 24 अक्टूबर के रोज पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी और अकेले जयपुर में 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई। गिरफ्तार होने से ठीक पहले आडवाणी ने एक चिट्ठी लिखकर केंद्र की वीपी सिंह सरकार से समर्थन खींचने की घोषणा कर दी थी। उनके इस फैसले से राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार का संकट में आना तय था। बीजेपी के पास उस समय 200 सीटों वाली विधानसभा में 85 विधायक थे। जनता दल के 55 विधायकों के समर्थन के बिना सरकार चलाना संभव नहीं था। नवंबर 1990 के पहले सप्ताह में जनता दल विधायक दल के नेता नत्थी सिंह और सूबे में जनता दल के मुखिया हरजीराम बुर्लक राज्यपाल डीपी चट्टोपाध्याय से मिलने पहुंचे और समर्थन वापसी का खत उन्हें सौंप दिया। लेकिन रहस्यमयी तरीके से जनता दल ने राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री शेखावत को हटाने की मांग नहीं रखी। न ही राज्यपाल ने भैरव सिंह को सदन में बहुमत साबित करने की तारीख बताने में कोई जल्दबाजी दिखाई। जनता दल के समर्थन वापस लेने के बाद जयपुर और दिल्ली के बीच 2 फोन लाइंस बेहद व्यस्त थी। पहली लाइन के सिरे जनता दल और कांग्रेस को जोड़ते थे, दूसरी लाइन के सिरे जनता दल और बीजेपी को। ये क्या बात हुई? पहली बात यह हुई कि पहली कॉल हुई। कॉल की पूर्व मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने राजीव गांधी को। कहा, आप वहां जनता दल के बागी चंद्रशेखर को सपोर्ट कर पीएम बनवा दें, यहां हम जनता दल सांसद नाथूराम मिर्धा को सीएम बनवा सकते हैं। मिर्धा सूबे के कद्दावर जाट नेता थे, अभी जनता दल में थे मगर लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहे थे। हरदेव से यारी भी उनकी तभी की थी, मगर इस यारी पर एक और यारी भारी पड़ गई और शेखावत की पारी जारी रही। अब दूसरी कॉल का वक्त हो चला है, उसे सुन लीजिए, सब समझ जाएंगे। जयपुर से दिल्ली फोन घुमाया भैरव सिंह ने, उसे जो वीपी के बाद पीएम बनने की जोड़तोड़ में लगा था। चंद्रशेखर, एक राजपूत ने दूसरे से मदद मांगी और मदद मिली। टोंक रियासत से जुड़े और टोंक विधानसभा से चुनकर आए जनता दल विधायक दिग्विजय सिंह काम पर लग गए। उन्होंने राजपूत विधायकों से कहा, एक जाट हमारे सपोर्ट से सीएम कैसे बन सकता है? बगावत को बुनियाद मिल गई। जनता दल के 55 में से 22 विधायक अलग हो गए, शेखावत के साथ आ गए और बाद में बीजेपी में ही शामिल हो गए। और दिग्विजय वो नई सरकार के नए गृह मंत्री थे। शेखावत को अपने सियासी ग्रहों की चाल भांपना खूब आता था। इसका अगला उदाहरण 3 बरस बाद मिला। बाबरी मस्जिद गिरी तो राव सरकार ने खुन्नस में सब बीजेपी सरकारें यानी यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल की एक हफ्ते के गैप में बर्खास्त कर दी। 1 बरस बाद चुनाव हुए। बीजेपी ने नारा दिया, आज 5 प्रदेश, कल सारे देश की बारी है। मगर सिर्फ राजस्थान प्रदेश में ही पार्टी जीत पाई। पर इस जीत के मुकम्मल होने से पहले भैरव को भजन लाल बाधा पार करनी थी। 200 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को मिली 95 सीटें, यानी बहुमत से 6 कम। कांग्रेस के हिस्से आई 76 सीटें। बाजी 6 जनता दल विधायकों और 21 निर्दलियों के हाथ थी। मगर सिर्फ विधानसभा ही नहीं, कांग्रेस भी त्रिशंकु थी। पार्टी में हरदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा और परसराम मदेरणा के अलग अलग खेमे आलाकमान का मुंह ताक रहे थे। विधायक दल का नेता घोषित होने के बाद ही निर्दलीय विधायकों से सौदेबाजी की जा सकती थी। आखिर आलाकमान ने हरदेव जोशी को विधायक दल का नेता घोषित कर दिया। मदेरणा और शर्मा खेमा शांत हो गया और सक्रिय हो गए राव के इशारे पर बगल के राज्य हरियाणा के सीएम भजन लाल।
इंडिया टुडे मैगजीन में उस वक्त छपी रिपोर्ट के मुताबिक जब भजनलाल नवंबर के दूसरे सप्ताह में सांगानेर के हवाई अड्डे पर चार्टर प्लेन से उतरे तो उनके साथ में 40 बड़े बड़े और संदिग्ध से सूटकेस थे। इन्हें कड़ी सुरक्षा के साथ गाड़ी में लादा गया। मीडिया सर्कल में यह बात तेजी से फैल गई कि भजनलाल को कांग्रेस आलाकमान ने 25 विधायकों का जुगाड़ करने के लिए संसाधनों समेत जयपुर भेजा है। मगर भैरव सिंह तो जयपुर में पहले से ही जमे थे और अब तक 10 निर्दलीय विधायकों को अपने पक्ष में जमा कर चुके थे। इसके अलावा जनता दल के 2 विधायक भी उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार थे। ऐसे में कांग्रेस की दाल गलनी मुश्किल दिखाई दे रही थी। उस समय बलिराम भगत राजस्थान के राज्यपाल होते थे। भैरव सिंह शेखावत उन पर कांग्रेस का पक्ष लेने का आरोप भी लगा चुके थे। इसके बावजूद भगत ने कांग्रेस की संभावनाओं को जिंदा रखने की आखिरी कोशिश जारी रखी। उन्होंने सबसे बड़े दल के नेता के तौर पर शेखावत को सरकार बनाने का न्योता देने के बजाय दोनों दलों को निर्देश दिया कि भैया अपने अपने समर्थक निर्दलीय विधायकों के साथ राजभवन में मार्च करो। बीजेपी के पास नंबर थे, वो राजभवन पहुंच गई और वहीं न्योता न मिलने पर धरना देना भी शुरू कर दिया। मजबूरन भगत को न्योता देना पड़ा सरकार बनाने का भैरव सिंह को। और 11 नवंबर 1993 के रोज भैरव सिंह तीसरी और आखिरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। पहली बार उनकी सरकार 5 बरस चली। उस रोज उनके साथ जो 22 मंत्री थे उनमें 8 निर्दलीय विधायक भी थे। 5 साल राज चला। बाबोसा कहते रहे जब चाहूं तब कांग्रेस तोड़ सकता हूं, पर कांग्रेस जुड़ी अशोक गहलोत के नेतृत्व में और 5 बरस बाद सत्ता में लौटी। भैरव सिंह दिल्ली गए, 5 साल उपराष्ट्रपति रहे, फिर 2007 में राष्ट्रपति चुनाव लड़े, अपने ही सूबे की बहू प्रतिभा से हारे और फिर दिल्ली से लौटे। 3 बरस बाद निधन हुआ, मगर उसके पहले उनकी सियासत में लौटने से जुड़े एक बयान ने सुर्खी बटोरी। साल 2009 पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के घर से पत्रकारों को बुलावा आया। जयपुर में पत्रकार पहुंचे तो सामने कैंसर से जूझ रहा 6 दशक पुराना वृद्ध नेता बैठा था। उसने बयान दिया, वसुंधरा राजे सरकार भ्रष्ट है, मैं सियासत में लौट रहा हूं, 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पूर्व उपराष्ट्रपति सत्ता की सियासत में लौटे। शेखावत ने भी ऐसा नहीं किया। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये दांव और ऐलान क्यों? दामाद के वास्ते, बेटी रतन कंवर के पति नरपत सिंह राजवी के वास्ते, जो 2003 में लगातार दूसरी बार विधायक बना। भैरव सिंह को लगा जिस वसुंधरा को मैं केंद्र से जयपुर लाया, जिसे मुख्यमंत्री बनवाया, वो नरपत का ख्याल रखेगी। मगर वसुंधरा ने अपने हिसाब से पासे फेंकने शुरू कर दिए। जिस बाबोसा को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दंडवत प्रणाम किया था, उनके राजनीतिक निर्देशों के सामने दंडवत होना वसुंधरा ने बंद कर दिया। पर शुरू से ऐसा नहीं था। वसुंधरा ने नरपत को अपनी सरकार में पब्लिक हेल्थ महकमे का मंत्री बनाया था, लेकिन राजवी बागियों संग मिल गए। वसुंधरा विरोधी एक खेमा था सूबे में। इसमें गुलाब चंद कटारिया, अरुण चतुर्वेदी और घनश्याम तिवारी थे। दिल्ली से इन्हें जसवंत सिंह दम दे रहे थे। राजवी की इस हरकत की शिकायत वसुंधरा ने शेखावत से भी की, लेकिन उन्होंने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इस पर वसुंधरा ने राजवी को छोड़ राजपूतों पर ध्यान देना शुरू किया। राजवी का टिकट कटने की खबरें उड़ी। बाबोसा अड़ गए तो बीजेपी आलाकमान को वसुंधरा की अनसुनी करनी पड़ी। चुनाव हुए, वसुंधरा गई, फिर 5 बरस बाद आ भी गई। अब जाएंगी या रहेंगी ये जनता तय करेगी। चुनाव हुए, राजवी जीते दोनों बार, मगर बीजेपी सरकार में फिर मंत्री नहीं बन पाए। चुनाव हुए, लोकसभा के, बाबोसा नहीं लड़े और चुनाव का 1 बरस बीतने के बाद 2010 की मई में चल बसे। भैरव सिंह की यादें आज के राजस्थान में किस शक्ल में चलती हैं? एक नेता